अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो है अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ जो है अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप जो है हमारे लाइव सेशंस का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, PSX इज अ गोल्ड माइन। जी हाँ, जो कहते हैं कि जो है ये खजाना है और इस खजाने को तलाश करने वाला जो है वो हुनर चाहिए। जो लोग यहाँ आते हैं वो इस खजाने में से अपना खजाना लें। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ मुनीर खनानी सर की, और वो आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलिए, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मालिक का एहसान है, बड़ा जी शुक्र सर, है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला और जो हमारे स्टॉक मार्केट वालों के लिए वक्त निकाला। सर, जो है ये खजाना जो है, इस खजाने को क्या हो गया है? आप तो कहते हैं कि PSX ये तो एक खजाना है। अभी जो लास्ट दिनों जो सिनेरियो चला, इस खजाने में अचानक से क्या हो गया कि लोग घबरा गए, सारे इन्वेस्टर्स जो है वो एग्जिट होने की तरफ चले गए। अभी हमारी मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, अकाउंट्स खुल रहे हैं, लोग आ रहे थे इस तरफ, इस खजाने में से अपना हिस्सा लेने आ रहे थे। लेकिन अचानक से ये जो एकदम से ये न्यूज आई कि पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे कि जी इंटरनेशनली जो टैरिफ वगैरह की थी कि भाई तिजारती जंग होगी, वो तो खैर उसने हमारी मार्केट को इतना इफेक्ट नहीं किया। लेकिन अभी एकदम से जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो ये सारी चीजें होने लग गई, और हमारी मार्केट ने बड़ा असर लिया, उनकी मार्केट ने भी लिया लेकिन हमारी मार्केट ने भी असर लिया। तो लोग डर गए, इन्वेस्टर्स एग्जिट होने की तरफ चले गए। तो क्या मामला है, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है हम चाहेंगे कि आप अपने जो है ना इसमें अपने कमेंट करें। जी। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो है, मैं ये मालूम करना चाहूंगा आपको ऐसी क्या मार्केट घट गई है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है मार्केट घटी ही नहीं है, क्या घटी है? अच्छा। एडजस्टमेंट है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को कम स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स एडजस्ट कर रहा है। जैसे यूबीएल आप देखें ना, तो 520 का हाई बन के 400 समथिंग हुआ, तो उसका इंडेक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ग्लेक्सो का impact जो रिजल्ट आया, इंटरेस्ट लेवल पे अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें ना, वो एक कहानी है। हम्म। जस्ट मीडिया पे बातें उछाली जाती हैं, एग्रीमेंट है, वर्ल्ड बैंक गारंटी है, ना वो पानी हमारा बंद कर सकता है, ना उसके पास इतने पावर्स हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक की गारंटी है, अगर वो हमारे पावर हमारे हम लो साइड पे है ना, वो अपर साइड पे है, तो इसके आगे चाइना अपर साइड पे है और चाइना इंडिया लो साइड पे है। अगर वो एग्रीमेंट तोड़ेगा तो दूसरे मुल्क को ही रास्ता मिल जाएगा कि वो भी एग्रीमेंट की वायलेशन करे। तो सिर्फ और सिर्फ थ्रेड है। कोई अगर मसला अवेयरनेस का है, किसी ने थ्रेट दी, काउंटर करना चाहिए। क्या चीजें पब्लिक को अवेयरनेस देनी चाहिए। आप मीडिया पे बैठी हुई आपको देखना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या है, इसमें किस तरह तोड़ा जा सकता है। जस्ट बातें हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। जस्ट बातें हैं। मार्केट अपने हाई लाइफ टाइम हाई पे है, हाई लाइफ टाइम हाई पे है, लेवरेज भी है, फ्यूचर मार्केट भी है। तो ये एडजस्टमेंट चलती रहती है। क्वार्टर अनाउंसमेंट का मकसद ये होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वो लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो डर जाते हैं। चारों क्वार्टर कंपनी के कभी अच्छी नहीं रहते। फर्टिलाइजर का इस क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर हमेशा वीक आता है। एंग्रो फर्टिलाइजर के या फातमा के आखिरी क्वार्टर अच्छे आएंगे जब डिमांड एकदम फुल डिमांड होती है, उनका माल बिकता है ना। फर्टिलाइजर आप अंदाजा लगाएं कि 40-50 रुपए का फर्क पड़ गया एफएफसी पे, एग्रो फर्टिलाइजर पे, तो इंडेक्स पे तो फर्क पड़ेगा। ये आदमी का देखने का तरीका क्या है, हम किस तरह से देखते हैं। एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है या इसको मार्केट के अवेयरनेस नहीं है, मार्केट घट गई। किसने कहा था कि 4 दिन की इन्वेस्टमेंट करें? हम तो कहते हैं पहले इन्वेस्टमेंट 5 साल की होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से कमा के नहीं जा सकता। वो मेंबरों के लिए तो अच्छा बन सकता है, इनकी डीलर के लिए अच्छा बन सकता है, लेकिन वो अपने आप को कभी नहीं कमा सका। मैं कहता हूँ ये खजाना है उस लोगों के लिए जो इन्वेस्टर है। ये तो अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट तक घट जो आइटम घटी हैं, इनको बाई किया जाए, इनको होल्ड किया जाए। आप देखें ना, बी बैंक कहाँ से कहाँ है, कितनी प्यारी अर्निंग आई है। नेशनल बैंक की अर्निंग कितनी प्यारी आई है। ये मार्केट का सेट है ना।
इससे पहले कभी ऐसी अर्निंग आई है मेरे को बताया नेशनल बैंक की? 10 रुपए की अर्निंग काउंट और अच्छा 80 रुपए दाम में, क्या दाम में मिल रहा है? इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता ही नहीं है। वो तो चाहता है कि सुबह 2 घंटे की इन्वेस्टमेंट को 2 घंटे में बेच के प्रॉफिट करूं या नुकसान करूं। ये वजह है मार्केट की, और कोई वजह नहीं है मार्केट करने की। मार्केट अपने पीक पे हो, और अभी आप इसका नया हाई देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सही सर, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन सर अब जैसे कि 2000 पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल कैप डाउन मार्केट खुली, और 2 दिन से हमने देखा कि काफी सेलिंग सेलिंग ही हो रही थी। और कुछ हमने इन्वेस्टर्स देखे, जैसे आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी मार्केट है ये। जो जो लोग इस वक्त एग्जिट कर गए, तो हमने देखा कि वो थोड़े से सक्सेसफुल भी रहे। तो अब मुझे ये बताएं कि आगे, अभी देखें ये वाली बात जो आप कह रहे हैं ना कि मीडिया पे ये तो ये चलती रहेंगी, ये समझ लें ये 1-2 हफ्ते तक तो ये कहीं नहीं जाती, ये बातें कुछ ना कुछ दोनों तरफ से पॉइंट्स स्कोरिंग होती रहेगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस चीज का हमारी मार्केट कितना इम्पैक्ट लेगी, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने अभी थोड़ा सा वो साइडलाइन हो गए, तो वो थोड़े से सेफ हो गए, उनको लगा। तो आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि क्योंकि अभी ये बयानबाजियां तो चलती रहेंगी, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। आप मुझे बताएं, बयानबाजी से कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे सबसे पहले जवाब दें मुझे। आप सबका इंटरव्यू करते हैं, मुझे ये बताएं कि कंपनी ये बयानबाजी से किसी कंपनी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, मुझे बता दें। हम्म। सोचने वाली बात है, कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, सब बातों के हद तक है। हाँ। गेम चेंजर है, मतलब ये बातें होती रहेंगी, मार्केट इस पे रिएक्ट करती रहेगी। ये हाँ। मार्केट का हुसन है। दुनिया भर में टर्म्स जो, मतलब अमेरिका की मार्केट में मैं अब चाइना पे ये लगा दूंगा, चाइना कहता है मैं अमेरिका पे ये लगा दूंगा, मार्केट रिएक्ट करती है। शॉर्ट टर्म खेलने वाला उसको यूज करता है, वेल इन्फॉर्म आदमी इसको यूज करता है, अपना मुनाफा अर्न करता है। लेकिन बचत का एक ही रास्ता है, आप बच ही नहीं सकते, इतना वेल इन्फॉर्म हो ही नहीं सकते। आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है तो जरूरी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इसी तरह से, अगर आपने खबरों पे काम करना है, तो मेरी एडवाइस होगी इसे मार्केट से दूर है। आप कमा नहीं सकते, 10 दफा कमाएंगे, एक न्यूज पे आपके सारे पैसे चले जाएंगे। पाकिस्तान में ये न्यूज़ें 365 दिन आती रहती है, अच्छी न्यूज पे जो तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको मार्केट को समझना, आइटम को समझना। अच्छा सर, थोड़ा सा सर्कुलर डेब्ट के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सर्कुलर डेब्ट की बात तो हो गई है कि ये सॉल्व हो रहा है, कब तक होगा, क्या होगा? और ऑयल एंड गैस सेक्टर को किस तरीके से देखते हैं? इस वक्त बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा स्टक हो गए हैं इसमें, जैसे पीपीएल वगैरह में, तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, इस सेक्टर के। तो देखिए, अर्निंग ये सब अच्छी है, चीजें अच्छी हैं, सब देखिए, सरकारी हुकूमत जो फैसले करते हैं उसमें टाइम होता है। इससे जी। बहुत सारी कागजाई होती है, एग्रीमेंट होती है, चीजें होती है, उसमें टाइम लगता है। आप बोलें कि आज ये बात हुई है, मीडिया पे बात आई है, लेकिन हम्म। आपकी होता है ये इसको काम होने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग सकते हैं। लेकिन इम्पेक्ट आप ये देखें कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इम्पेक्ट का फायदा आप लोगों को होगा। मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन है? पीएसओ। पीएसओ की अर्निंग अगर कितना इम्पेक्ट पड़ेगा, आपको अंदाजा है कि 500-550, मतलब ये कि अरब का लोन है, उसका डेट है, जो उसको पैसे आएंगे वो पे बैक करेगा, तो पीएसओ आपको कहाँ मिलेगा, क्या अर्निंग में इम्पेक्ट पड़ेगा? अगर वो सोच के इन्वेस्टमेंट करेगा, होल्ड करेगा, ये तो अपॉर्चुनिटी के 420 वाला शेयर आपको 50 में नीचे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप कहेंगे कल के कल हो जाए, हर चीज में टाइम लगता है। तो आपको इस चीज का वेट करना पड़ेगा कि कब होगा। हुकूमत ने फैसला किया है, हम्म। अच्छी बात है, लेकिन इसमें इस फैसले को फाइनल करने में, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। सही, बिल्कुल। जी, यहाँ पे सवालात हैं, सबसे पहले इसके आप अपना सवाल कर लीजिए प्लीज, और प्लीज जरा जल्दी शॉर्ट सवाल हेलो, कीजिएगा। सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सलाम। वालेकुम मुनीर वालेकुम। साहब। मुनीर वालेकुम। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस फोरम पे आए हैं, आपको देख के ही बड़ी खुशी होती है। तो मुनीर साहब, मेरा सवाल ये है कि मुझे अक्सर ये दुश्वारी होती है कि एक तरफ तो लो पीई के बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, या हाई पीई साइड पे जो है वो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स में जो है वो पर्सनल केयर और फार्मा के शेयर्स होते हैं, जिसका केकर आमतौर पे जो है वो 25 से 30% केकर होता है, जबकि बैंकों के केकर हम देखते हैं तो वो तकरीबन 10-12% पे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए किस में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर आप समझते हैं? हाई केकर साइड पे जाए हम फार्मा में और पर्सनल केयर में, या लो पी वाले और हाई डिविडेंड वाले बैंक और इंश्योरेंस लेने चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, मैं
एज ए बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बैंक और इंश्योरेंस में काम नहीं करते, उनके लिए तो ऑप्शन आपका बैंक और इंश्योरेंस निकल गए। लेकिन मेरा ध्यान, मेरा जो इन्वेस्टमेंट होती है मोस्टली 75% मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एमसीबी की इन्वेस्टमेंट देखें कितना प्यारा अनाउंसमेंट है, 280 रुपये नौ, पहले क्वार्टर में वो नौ, लास्ट क्वार्टर हर क्वार्टर 9 रुपये पे आउट करता है। 4 या 5 की पी का शेयर है अगर देखा जाए, तो वो मतलब लो रिस्क है और हाई रिटर्न है। फार्मा का मसला ये है, जैसे आपने गिलोक्स को देखा ना, गिलेक्सो इस वक्त भी अगर दूसरी कंपनियों में देखा जाए तो 20 की पी का शेयर है ना। 20 की पी का मतलब 20 साल तक वो अगर ये कंटिन्यू ये चीजें दे, अब पे आउट करता रहे, अर्निंग आती रहे, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी चॉइस करनी है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात के लिहाज से इसमें नेगेटिव खबरें आती रहती हैं। इसके लिए आप लो रिस्क आप जो आइटम है और हाई मतलब ये कि इनका रिटर्न हाई है और लो पी पे है, उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आप महफूज रहेंगे। सही। बहुत शुक्रिया इसके। जी बासित फारूक साहब अपना सवाल करें सर। अस्सलाम वालेकुम जी मुदीर साहब। वालेकुम। मुदीर साहब, दो शेयर हैं, इनके ऊपर ना आपका मुफस्सल व्यू चाहिए। एक है जी फैसल बैंक, जिसकी अर्निंग जैसे आई है और जो एमडीआर का इम्पैक्ट कोई खास नजर नहीं आया, इसको लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हैं? और दूसरा एंग्रो होल्डिंग जो इतना नीचे आ गया है, उसको आगे कैसे देखते या बेटा देखो, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में अगर पूछेंगे ना बेटा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, उनका व्यू खराब हो जाए, उनके मतलब उनके मेरी वजह से किसी को नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है कि किसी पर्टिकुलर में देखें। ये सब चीजें अगर स्पेशल बैंक या एंग्रो होल्डिंग, एंग्रो होल्डिंग ने मर्ज क्यों किया, उसकी कोई इसका मेन इकदाम ये था, अर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं जो इंटरनल जो कंपनियों के दरमियान होते हैं, एक कंपनी अपनी दूसरी सिस्टर कंसर्न कंपनी को डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड वो टैक्स बचाने के लिए जॉइंट वेंचर किया गया, आपस में एग्रीमेंट ये होल्डिंग की गई है। और मैं यही अर्निंग पे इसका मतलब अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। कंपनी आज जो थी वो कल जो थी वो आज है, लेकिन इसके लिए कि आइटम में क्यों है क्या, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि मैं बताऊं, और खुदा ना खासा किसी को नुकसान हो जाए। तो पर्टिकुलर आइटम के बारे में मैंने पिछली दफा ही कहा था कि ये आप आपके इक्विटी डीलर ने आपको मशवरा दिया, किसी ने मशवरा दिया, उससे पूछे तक आपको पता चले कि जिस इक्विटी डीलर के पास जो आप काम करते हैं उसकी लाइब्रेरी, उसकी एबिलिटी क्या है, वो कितना अवेयरनेस रखता है, अपने क्लाइंट को किस तरह से गाइड करता है, ये तो उसका पार्ट है ना बेटा। अगर मैं ये बताने जाऊंगा तो मे भी पॉसिबल चंद को नुकसान हो जाए, तो मैं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा चलें, सिर्फ इतना बता दें कि इन द लॉन्ग रन आफ्टर 2 ईयर एंग्रो होल्डिंग बेहतर रहेगा या ई फंड बेहतर रहेगा आज के डेट? ई फर्ड पार्ट ऑफ द एंग्रो होल्डिंग सर। जी और सही। एंग्रो, अच्छा देखिए मैं आपको इतनी बात बता दूं कि एफएफसी और एंग्रो फर्टिलाइजर के दरमियान जो फर्क है वो है सब्सिडी का। जी एफएफसी को गैस सब्सिडाइज मिलती है, जिसकी वजह से उसके रेट कम है फर्टिलाइजर के, और एंग्रो फर्टिलाइजर को सब्सिडी नहीं मिलती, उसकी रेट, उसका माल, इसका और फातिमा का माल आखिर में बिकता है। जब फौजी फर्टिलाइजर का माल पूरा बिक जाता है, आप देखें किसी भी फर्टिलाइजर की बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो उनकी सेल कम है। उसकी मेन वजह यह है कि एक तो सीजन के इम्पेक्ट भी आता है, और दूसरा फर्टिलाइजर फौजी फर्टिलाइजर के रेट बनस्पत एंग्रो और फातिमा के कम होते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है सब्सिडी की वजह से एफएफसी को। सही। सही, बहुत शुक्रिया ठीक है बासित सर, साहब। थैंक यू। जी अच्छा, ये पर्टिकुलरली आप लोग जरा स्टॉक्स के हवाले से व्यूज ना लें, एक जर्नलाइज जरूर आप अपने क्वेश्चंस करें। आमिर साहब, मोहम्मद आमिर, आप अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये फौजी फर्टिलाइजर और सिनर्जी के बारे में पूछना था। मेरी फौजी फर्टिलाइजर की 14 रुपये 94 पैसे की बाइंग है, और सिनर्जी की मेरी 6 रुपये 54 पैसे की बाइंग है। तो मैं दोनों में अभी मेरा फायदा ही है, लेकिन 2 दिनों से गिर रहे हैं ये दोनों शेयर जो है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ की ये क्या टारगेट है इनकी, मैं इसको होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? थैंक यू। ना नादिया, मैंने आपसे पहले कहा था ना, पर्टिकुलर आइटम के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल काम है ना, कि जी किसी जी को जी जी। एडवाइस देना। हर आदमी का अलग व्यू होता है, चीजें होती है, मेरा अलग व्यू होता है।
मैं तो एक ही बात करता हूँ, जब अपनी कंपनी 20 से 25 में ग्रो ना करती हो, पे आउट ना करती हो, उसमें काम नहीं करना चाहिए। आपके आपके जो मनी है, एक लिमिटेड मन पैसे होते हैं आपके पास, और आपकी कोशिश होती है इससे बेस्ट रिटर्न आए। और इसी वजह से आदमी एक आइटम से दूसरे आइटम, दूसरे आइटम, तीसरे आइटम मूव करता रहता है। जबकि अगर पे आउट कंपनी हो, 20 से 25 में ग्रो करने वाली कंपनी हो, तो आपको हर तरह से पे आउट कर देगी आपके पैसों का। तो कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पे आउट कंपनी है, कम से कम साल की 20% कंपनी ग्रो करती हो, तो 5 साल में वो पैसे आपको डबल कर देगी। इस बात का ख्याल आप रखेंगे तो आपको ये चीजें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा बुक पे कॉन्सेंट्रेट करें, रिसर्च आती है इसको भी करें, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आती है उसमें बैठें, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरह से काम करती है, उनके व्यू क्या है, पता चलेगा। थोड़ा सा टाइम लगा स्टॉक में काम करने के लिए, आपको टाइम 1 आध घंटा दिन में स्टॉक को देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट ब्रीफ अब तो कॉमन हो गया है, जूम पे होती है, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग होती है, रिसर्च आती रहती है। थोड़ा सीखें, थोड़ा सा ये देखें, बुक खोलना, देखें कि बुक ने क्या कमाया, कंपनी क्या इस साल से अगले साल में ग्रोथ हुई है नहीं हुई है। कम से कम 3 क्वार्टर तो आपको नजर आने चाहिए ग्रोथ ना, एक आध क्वार्टर हर कंपनी का वीक होता है। जब तक आप ये सब चीजें सीखेंगे नहीं, ये सवालात होते रहेंगे, और सवालात का ये आपको कोई भी मुनासिब जवाब नहीं देगा। हालात के लिहाज भी कंपनी करती है, ओवर बोर्ड होती है, ओवर सेल होती है, इसमें भी ट्रेनिंग में इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जो मार्केट को चलाने में मतलब ये कि अपना हिस्सा अदा करती है। तो बेस्ट ये है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें, कंपनी ग्रो कर रही नहीं कर रही है। सही, बिल्कुल। और ये बेटा नादिया, ये लास्ट बात, सवाल, अच्छा अच्छा सर। लास्ट लास्ट। जी। सर जी एक जी बोलिए। सर मेरा सर मैं ये पूछ अच्छा आप इसके ये सिटी फार्मा और इसके बारे में बता दें। मैं ये पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में कि आपको कैसी लगती है। सर देखिए, फिर वही सवालात होते हैं देखिए, बेटा, मैंने आपसे कहा पर्टिकुलरली ना। देखिए सर, बार बार एक ही बात कर रहे हैं। जी सर, मैं क्लियर कर दे। देखिए, पर्टिकुलरली आप किसी भी स्टॉक के हवाले से सवाल ना करें, एक जर्नलाइज सवाल आप करें, ठीक है, जो दूसरों के लिए भी हो, जो उनको भी फायदा पहुंचाए, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलरली कि ये स्टॉक कैसा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। अच्छा जी, यहाँ पर हम 3 सवाल और लेंगे। सरमद जिया साहब, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाले। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे जो आप अभी बता रहे हैं बात, उसी हवाले से ही मैंने पूछना था। स्टॉक थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन उसमें मैं उस स्टॉक के हवाले से इस तरह पूछ रहा हूँ कि जैसा पाक ऑक्सी है, उसने अभी एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव लिया है कि तकरीबन 1.5 अरब की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि कहते हैं कि, और इसकी कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, ये अगर आप बता सकें। कौन सी कंपनी की बात की आपने? पाकिस्तान ऑक्सीजन, पाक ऑक्सी। आप ऑक्सीजन। क्या देखें, ये कंपनी हमेशा ग्रो करती रहती है, इन्वेस्टमेंट करती रहती है, अपना बिजनेस बढ़ाती रहती है। जैसा मुनीर खानानी अपनी ब्रांच बढ़ाता है ना, एक्सपेंड करता है, ब्रांच खोलना मत है, अपने कारोबार को एक्सपेंड करना है। तो हर कंपनी अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए पावर प्लांट लगाती है, सोलर प्लांट लगाती है, एक नई फैक्ट्री को एक्सपेंड करती है। ये चीजें पार्ट ऑफ द कंपनी होती है। उसके लिए कंपनी को पूरा खोल के देखना पड़ेगा बेटा कि वो कंपनी की ग्रो क्या रही है पिछले सालों में, वो क्या करने जा रही है। पैसे पब्लिक से लेगी, बैंक से लेगी, या रिजर्व से वो एक्सपेंशन करेगी। अगर रिजर्व से एक्सपेंशन करती है तो वेरी एंड गुड। अगर राइट लेती है तो कैपिटल बढ़ेगा, राइट किस दाम पे आएगा, कितना प्रीमियम है, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है बेटा। हम्म, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सरमा सर। जी ओके चैनला। एहसान, बस आप ये हम ये लास्ट सवाल लेते हैं, उसके बाद जी सर, एहसान जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से होंगे वालेकुम आप। सलाम। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि आपकी बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री करता हूँ और मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, लेकिन जनरली एक मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई स्टॉक जिसका आपको पता है कि डिविडेंड यील्ड 12-15% है मैक्सिमम, लेकिन अगर वो कैपिटल गेन आपको मतलब वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर उसका स्टॉक जो है वो आपको 30% का रिटर्न दे रहा है, तो आपको क्या एग्जिट कर देना चाहिए या फिर आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, बाद कंपनी का गेम चेंजर भी होता है। जैसे भाई ने सिटी फार्मा की बात की ना, पिछले साल 30-40 रुपए दाम था, आज 100-100 रुपए दाम है, करंट दाम है। लेकिन हाइप भी होगी ना, तो मैं इसकी ग्रो देखूंगा ना, जब अनाउंसमेंट होंगे, चीज होंगी कि कंपनी ग्रो क्या किया है।
लास्ट अनाउंसमेंट आया था को कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, तो वक्त के साथ साथ कंपनी एक्सपेंड करती रहती है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि कंपनी अगर अगले साल ये दाम था, इस साल हुई, तो इसमें से क्या चेंजिंग आई है, या मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है, ट्रेडिंग चल रही है, या इनसाइड ट्रेडिंग। बहुत सारी चीजें होती है ना मार्केट में, होल्ड किया हुआ कब, जैसे मार्केट की। तो हाँ, एक इन्वेस्टर तो वो देखता है कि ग्रो किया है तो नेचर ग्रो किया है, या किसी की वजह से, मतलब होल्डिंग की वजह से ग्रो हो गई है। तो इसका अपॉर्चुनिटी तो आपको हर वक्त लेनी चाहिए। अगर आप कंपनी अगर किसी वजह से आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, यकीन एट द टाइम, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अगर आपको अच्छा गेन हो रहा है और आप बेचेंगे, तो आपको कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन, आप कैपिटल गेन को बचाना चाहेंगे, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, कंपनी और मजीद ग्रो कर सकती है। अगर आपने किसी में 30% ग्रो ग्रो करी कंपनी, तो उसका मतलब 4.5-5 रुपए, तो आपके डिविडेंड भी, आपका टैक्स भी कट जाएगा ना। तो आपको ये देखना कि या ये शेयर मुझे 10-15% नीचे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं किसी कंपनी को प्रॉफिट करते वक्त। लेकिन आप यकीनन, ये ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल होता है कि शॉर्ट टर्म में अगर बहुत अच्छा गेन हो रहा है, तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बस ये बताएं कि अब ये फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या इश्यूज हैं, रिफाइनरीज वगैरह में क्या इस वक्त इश्यूज हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। उसके बाद जो है अभी हमारा वो आने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी, उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? सर देखिए, मे बी पॉसिबल मॉनेटरी पॉलिसी में गुंजाइश तो बनती है, लेकिन हमारे इम्प्रेशन बहुत तेजी से बढ़ भी जाते हैं। तो मे बी पॉसिबल हुकूमत इस हिसाब का रिस्क ना ले। बहुत मैक्सिमम मैक्सिमम ½% 1% अगर आप रिड्यूस करते तो और बात है, लेकिन इसका मेन मेन बेनिफिशियल हुकूमत पाकिस्तान ही है। आम आवाम को तो आप देखते हैं कि वो तो मतलब बहुत ही कम लेवरेज होती हैं, बल्कि इंडस्ट्री भी पिछले दिनों जो हाई लेवरेज था, तो बहुत सारी कंपनियों को पे आउट कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर कम होगा तो एक्चुअल बेनिफिशियर हुकूमत पाकिस्तान है। फर्टिलाइजर जो होता है सीजन के हवाले से होता है। ये सीजन मतलब में आपके आने वाले सीजनों में डिमांड, चावल की फसल, मुख्तलिफ फसलें लगेंगी, तो आखिरी क्वार्टर आपको सब कुछ पे आउट कर देगा। और बाकी रहा आपका हाँ जी। रिफाइनरी, रिफाइनरी में आपको पता है कि मतलब ऑयल ऑयल डीजल की बात आई थी, डीजल एक्स्ट्रा हो गया है, रिफाइनरी से डीजल उठ नहीं रहा। इंपोर्ट हमें इंपोर्ट रोकनी पड़ेगी, ताकि हम लोकल रिफाइनरी को सपोर्ट कर सकें। और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी का प्रॉब्लम ये है कि रिफाइनरी वेट कर रही है एक्सपेंशन का। हमारी जो रिफाइनरी है एक्सपायर हो चुकी है, उनकी जो मशीनरी है बहुत पुरानी, वो एक्सपायर हो चुकी है। उनको जरूरत है एक्सपेंशन की, इसके लिए वो वेट कर रही है हुकूमत के पैकेज का। अब वो पैकेज आ जाता है, 6 महीने बाद आता है, नहीं आता। ये कहानी वैसे भी 2 साल से चल रही है। तो हाँ रिफाइनरी इस वक्त हाई रिस्क की है, तो मैं कहता हूँ अवॉइड करना चाहिए इससे। सही, बिल्कुल। और सर मंडे से मार्केट आप कैसी देख रहे हैं कि कैसी होगी, और किन इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देंगे जो इस वक्त बेचारे एग्जिट हो रहे हैं, और उनके किसी की सक्सेसफुल एग्जिट स्टोरी देख के बाकी सब भी मोटिवेट हो रहे हैं? क्या कहेंगे, मार्केट कैसी हुआ है आगे मंडे से ऑनवर्ड्स, और इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देंगे, और किन सेक्टर्स में ग्रोथ देख रहे हैं, किन किन में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए कह दिया था जी। कि मार्केट बहुत प्यारी है, फ्लक्चुएशन इसका हुसन है। आप अब जब तक आप का मार्केट को 6 घंटे देते हैं, 1 घंटा रीडिंग अपनी पढ़ाई को नहीं देंगे, उस कंपनी में रिसर्च को नहीं देखेंगे, जब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, आप उल्टे हो जाए। आज भी कहता हूं कि जिसने रिसर्च देखी, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड की, उस कंपनी की मतलब बुक खोल के देखी, तो खजान है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जितने चाहे पैसे निकाल लो, खजाना है। ये बात को आप याद रखें। मार्केट आज भी मैं कहता हूं कि चीपर मार्केट है, वर्ल्ड में चीपर मार्केट है। तो इसको आप थोड़ा सा टाइम दें, और अपने लिए एक मतलब ये इंसाइड, मैं कहता हूँ आप अपना कारोबार, अपनी जॉब, हर चीज करते रहे, पढ़ाई करते रहे, ये तो साइड बिजनेस है। आपको रोजाना पूरा दिन मार्केट में आंखें लगा के बैठने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करते हुए से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी इंक्वायरी करें, इसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। बस आपने ये मेरी एडवाइस है सुनने वालों को। थैंक सही। यू बेटा।
सही, थैंक जबरदस्त, यू। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत ही जबरदस्त। और जैसे कि सर कहते हैं कि ये खजाना है, तो इस खजाने को तलाश करने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ये भी एक सर ने जो है हमें एक टिप दी है। और सर बहुत शुक्रिया आपका। और हमें से जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।